हेलो बच्चों, तो मैं आपके लिए आज फिर से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में या इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको दो तरह की हेल्प मिलेगी। पहली चीज़ तो कि एग्ज़ाम में आपके किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसका आपको आइडिया मिलेगा, और उस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको चैप्टर का बेसिक समझने के लिए, चैप्टर का कंसेप्चुअल बेस समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा बेटा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एमीटर का यूज़ करके मेजर की जाती है? तो इसका आंसर होगा बेटा करंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। तो क्वेश्चन है, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर विल बी। तो पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक सेल का ईएमएफ मेजर करने वाली डिवाइस होती है। ठीक है, और ये डिवाइस हमारे वोल्ट मीटर से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है हमको। क्यों? क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन या नल पॉइंट के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो अगर इस पर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या इसका नॉलेज लेना है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एक्सपेरिमेंट बेसिस पर। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं कि लेंथ, अगर वायर की लेंथ को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? तो आंसर होगा बेटा इंक्रीज करेगी। पोटेंशियोमीटर में जितना लंबा वायर हम लोग यूज़ करेंगे, जितना लेंथ यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय। ओम्स लॉ किसके द्वारा ओबे नहीं किया जाता है? मतलब कौन सा मटेरियल है यहाँ पर दिए हुए मटेरियल्स में से जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं? तो देखिए बेटा, इसका आंसर होगा डायोड। डायोड जो होते हैं वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ओम्स लॉ क्या है? हमने देखा है ओम्स लॉ कहता है कि जो V और I का ग्राफ होता है, मतलब करंट और पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है हमको। कहने का मतलब जितना जितना आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा करंट इंक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन हर मटेरियल के केस में नहीं बनेगी। अगर आप डायोड को लेकर चलोगे तो डायोड में आप जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करोगे उस रेट से, सेम रेट से करंट नहीं बढ़ेगा। जबकि हम यदि दूसरे मटेरियल्स की बात करें बेटा, तो दूसरे मटेरियल्स भी कहीं ना कहीं ओम्स लॉ को ओवे नहीं करेंगे अगर हम लोग टेम्परेचर वेरी करेंगे, मतलब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो कॉपर वायर कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को ओवे करता है। नाइक्रोम वायर भी एक कंडक्टर की तरह काम करता है। सिल्वर वायर भी एक कंडक्टर है, अगेन ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। केवल डायोड होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए बेटा, इसका आंसर होगा डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विथ। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस चीज़ के चेंज होने के साथ में इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा? तो देखिए, जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर में वो पहले से ही फ्री रहते हैं, और जब ये चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर इनका जो टकराव है, जो फ्रिक्शन है रास्ते का, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर किसी वायर का, किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज। रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? तो देखिए, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम्स होती है, हमको पहले से पता है। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो अगर मैं रेसिस्टिविटी को यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे? ए भी इधर आ जाएगा और एल बी को भी हम लोग इसी साइड ले आएंगे इक्वल के, तो हमें क्या मिलेगा? रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अब देखिए, आर की एसआई यूनिट हो गई क्या बेटा? ओम हो गई है। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या होगी? एरिया, लेंथ इनटू लेंथ, और नीचे क्या दिया हुआ है? एल दिया है, तो अगेन एल, तो एल से एल कट जाएगा, तो ऊपर केवल एक लेंथ बचेगी, मतलब कि मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी वाला, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। किसी सेल का ईएमएफ चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा, एमीटर का यूज़ तो हम लोग करंट को मेज़र करने के लिए करेंगे। वोल्ट मीटर का यूज़ हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इसी का यूज़ किया जाता है किसी भी सेल का ईएमएफ चेक करने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ क्या होता है, यानी कि यदि आपके सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस वक्त इस बैटरी का क्या पोटेंशियल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो इस ईएमएफ को मेज़र करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज। एक सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, ये तो बेटा देखो 10th का टॉपिक है अगर आपको याद हो तो। इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस हमारा होता था सीरीज में, वो क्या होता था, वो होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ रहा है, ग्रेटर देन ऑल रेसिस्टेंसेस। जितने भी रेसिस्टेंस है अगर उन सबका सम करने के बाद रेसिस्टेंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली सारे के सारे रेसिस्टेंसों से ज़्यादा ही आएगा फाइनल आंसर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द लोएस्ट रेसिस्टिविटी। इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसकी लोएस्ट रेसिस्टिविटी है, तो बेटा आपका आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है इन चारों मटेरियल्स में से, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है, मतलब ये करंट को फ्लो होने से सबसे कम रोकता है। बट इशू ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम लोग अदर मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिल्वर हमारा आंसर होगा। कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं दोनों ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी सिल्वर के कंपेयर में इनकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है या रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। और नाइक्रोम की रेसिस्टिविटी इन तीनों से ही ज़्यादा होती है, और ये हीटिंग डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जाता है घरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। एमीटर हमेशा किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, तो आंसर होगा इसका, एमीटर को हमेशा कहाँ करते हैं बेटा, सीरीज़ में। ये आंसर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है एमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर कनेक्ट। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा हाई रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से वर्क करता है या किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको वेरी हाई रेसिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा, जबकि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कनेक्ट करना है तो आपको बहुत ही लो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है, तो देखिए जो वॉट है वो एक एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये दोनों ही कमर्शियल यूनिट्स नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं। तो कमर्शियली अगर हम लोग बात करें तो किलो वाट आवर जो होती है उसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें जो हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट रीडिंग हो गई है, तो वो एक्चुअली किलो वाट आवर्स की बात करते हैं, 1 किलो वाट आवर, 2 किलो वाट आवर, इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज द करेंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसमें गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा, तो आंसर है 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन है, द करेंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ। एक कंडक्टर में करंट किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, देखो बेटा करंट जो होता है वो कई तरह से हो सकता है, जैसे कि आयोनिक करंट्स भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से भी करंट हो सकता है जैसे सेमीकंडक्टर्स में होता है। आयंस की वजह से करंट होता है, जहाँ पर बैटरियों की हम बात करते हैं तो बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आयंस ही करंट को फ्लो करवाते हैं या करंट को जनरेट करते हैं।
लेकिन कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर के केस में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो करता है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड एंड इट्स एरिया इज हाफ्ड देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स। तो रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो लेंथ को कर दो आप यहाँ पर डबल, और एंड द एरिया इज हाफ्ड, एरिया को कर दो आधा, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो एरिया का ये अपॉन में 2 आ रहा है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा रो 2 इंटू 2 4L और अपॉन में आ जाएगा ए। इसका मतलब जो ओरिजिनल हमारा रेसिस्टेंस था उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज़, एक आइडियल वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए, देखो वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, करंट तो मेजर करते नहीं है, यानी कि हमको क्या चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। हम नहीं चाहते कि हमारे वोल्ट मीटर से करंट फ्लो करे, हम केवल ये चाहते हैं कि जो दो टर्मिनल्स जिन जिन पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल ड्रॉ कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसका पता चले हमें। असल में रियल लाइफ में इनफाइनाइट रेसिस्टेंस रखना पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ किस किस चीज़ के बीच का रिलेशन देता है हमको, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यही हमारा ओम्स लॉ है। तो R तो क्या है, कांस्टेंट है, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, है ना, लेकिन रिलेशन किस किस के बीच का है, पोटेंशियल और करंट, यानी पोटेंशियल जितना इंक्रीज करेंगे करंट उतना इंक्रीज करेगा, ठीक है, लीनियरली। अगर कोई ओमिक कंडक्टर है तो हमारा आंसर हो जाएगा V एंड I, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया डी वाला। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज्ड टू वेरी द रेसिस्टेंस इन अ सर्किट इज कॉल्ड, ठीक है, एक डिवाइस है जो कि रेसिस्टेंस को वेरी करने के लिए यूज़ की जाती है एक सर्किट में, उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा रियोस्टेट। रियोस्टेट जो रेसिस्टेंस होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, जो अक्सर हमको फिजिक्स लैब में मिल जाएगा, तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को वेरी करने के लिए करते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, तो इसका पहला ऑप्शन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट से, वही क्या होता है, करंट होता है। अगला क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज ड्यू टू, जो किसी कोई सेल होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। तो बेटा ये डिपेंड करती है केवल मटेरियल पर, ठीक है, ना तो एरिया पर, ना ही लेंथ पर, ना ही शेप पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ वोल्टमीटर बिकॉज इट, एक पोटेंशियोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं बजाय कि वोल्टमीटर यूज़ करने के, क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है बेटा क्योंकि ये एक्यूरेट रीडिंग देता है हमें, ठीक है, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन की मेथड पर काम करता है, तो ये एक्यूरेट रीडिंग देता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या करता है कि हमें टर्मिनल पोटेंशियल देता है, लेकिन उसकी रीडिंग्स जो होती हैं वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है जितनी कि पोटेंशियोमीटर की होती हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज, तो कुछ रेसिस्टर्स हैं उनका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चल रहे हैं तो रेसिस्टेंस कितना होगा, तो देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से ऐड होता है, यानी रेसिप्रोकल करके हम लोग ऐड करते हैं, तो आफ्टर ऑल क्या होता है फाइनल रेसिस्टेंस काफ़ी कम आता है, इवन इतना कम आता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस जो है सर्किट में, सबसे छोटा वाला जो रेसिस्टेंस लगाया है उससे भी कम होकर आएगा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपका पूरे सर्किट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट कौन सी है दी हुई वैल्यूज़ में से? तो वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है, एम्पेयर करंट की यूनिट है। तो ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है? वॉट। वॉट जो होती है वो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब तो क्वेश्चन है, इन विच अरेंजमेंट डज द करंट डिवाइड? कौन से अरेंजमेंट में करंट डिवाइड हो जाएगा? तो बेटा आपका जो पैरेलल अरेंजमेंट होता है उसमें करंट क्या करता है? डिवाइड कर जाता है। ठीक है, जबकि सीरीज अरेंजमेंट में करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप करता है ना हर लोड पर। इसी तरीके से पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है? करंट डिवाइड कर जाता है और पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला आंसर होगा। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं और सबके सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये पूरा वन शॉट समझ लिया है, समझ आया है आपको ठीक से, तो आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है। और अगर कहीं पर किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा।